हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 269 एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन सीरीज आगे बढ़ाते हैं हम लोग और आज प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। देखो, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के पहले आप इससे जस्ट पहले जो वीडियो हमने रिलीज किया यानी पार्ट 4 जिसमें हमने बात की थी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की, उसको आप जरूर देखो बिकॉज ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है। तो उसको समझे बिना आपको यहाँ पे समझ में आना थोड़ा मुश्किल रहेगा। देखो, शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। वर्ड का मीनिंग क्या है, ये टर्म ऐसा क्यों यूज किया, कहाँ पे होता है, वो सब हम लोग यहाँ पर आज एक अच्छा डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स। केवल एंजियोस्पर्म्स ही वो प्लांट्स है जिनमें आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, अदरवाइज किसी भी प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता। हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक स्टडी की थी कि किस तरह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है, स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद वो वहां जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और वो पोलन ट्यूब अल्टीमेटली सिनर्जिड के थ्रू होती हुई माइक्रोपाइल एंड से एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करती है और उस पोलन ट्यूब में रहते हैं टोटल 2 मेल गैमेट्स। टोटल 2 मेल गैमेट्स। तो वहीं से हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। पोलन ट्यूब सिनर्जिड सेल में एंटर करती है और सिनर्जिड्स अब डीजेनरेट होने लगते हैं, ठीक है। और जो पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स है, ये दोनों मेल गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में। अब सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में पोलन ट्यूब ने 2 मेल गैमेट रिलीज कर दिए और सिनर्जिड्स धीरे धीरे करता हुआ डीजेनरेट हो जाएगा। इस फिगर को देखो, यहाँ पर वापस बता रहा हूँ, याद रखना है आपको हमेशा एग सेल जो है हमेशा माइक्रोपाइल एंड की तरफ प्रेजेंट रहेगा। तो ये माइक्रोपाइल वाला एंड है और ये चलेसा वाला एंड है। माइक्रोपाइल वाले एंड से पोलन ट्यूब एंटर हुआ और इस पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक मेल गैमेट मूव करेगा यहाँ से पोलर न्यूक्लिया की तरफ। अब आपको पता है दिस इज दी सेंट्रल सेल। इन सब चीजों की डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं। ये सेंट्रल सेल और सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, जैसा हमने हमारे लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है। यानी सेंट्रल सेल हो गया डिप्लॉइड। तो एक मेल गैमेट मूव करता है सेंट्रल सेल में टुवर्ड्स दी पोलर न्यूक्लिया, जबकि दूसरा मेल गैमेट जो है मूव करेगा टुवर्ड्स दिस एग सेल जो कि होगा हैप्लॉइड। 2 मेल गैमेट से एक एग सेल की तरफ मूव करेगा और एक मूव करेगा टुवर्ड्स दी पोलर न्यूक्लिया जो कि प्रेजेंट है सेंट्रल सेल के अंदर। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग सबसे पहले उस मेल गैमेट की बात करते हैं जो मूव करता है टुवर्ड्स दी एग सेल। नाउ मेल गैमेट एग सेल के साथ में फ्यूज होगा और मेल गैमेट और एग सेल फीमेल गैमेट है बेसिकली। तो मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होंगे तो ऑब्वियसली बनेगा जाइगोट एंड दिस प्रोसीजर इज ऑलवेज कॉल्ड एज सिंगेमी। क्या होता है सिंगेमी? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं तो उस प्रोसेस को सिंगेमी कहा जाता है। यहाँ पर फीमेल गैमेट जो है वो है एग सेल। नाउ वी ऑल नो कि मेल गैमेट कैसा है, हैप्लॉइड, और फीमेल गैमेट भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। तो एग सेल और मेल गैमेट दोनों कैसे हो गए, हैप्लॉइड। तो जो जाइगोट बनेगा सिंगेमी से वो होगा डिप्लॉइड यानी 2n। अब ये जाइगोट डेवलप होकर बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, यानी माइक्रोपाइल एंड की तरफ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है जो कि होगा डिप्लॉइड। तो आप हमेशा ध्यान रखना है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किस तरफ हुआ है, टुवर्ड्स दी माइक्रोपाइल एंड। और ये ऑब्वियस सी बात है, जिस तरफ एग सेल प्रेजेंट होगा उसी तरफ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। दूसरे वाले गैमेट की बात करते हैं जो मूव हुआ था टुवर्ड्स पोलर न्यूक्लिया। नाउ 2 पोलर न्यूक्लिया प्रेजेंट है वहां पर, वी ऑल नो। यहाँ पर टोटल 2 पोलर न्यूक्लिया है और दोनों हैप्लॉइड है, यानी n+n कंडीशन होगी। अब ये मेल गैमेट इन 2 पोलर न्यूक्लिया के साथ में फ्यूज होकर बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एक मेल गैमेट और इस मेल गैमेट के साथ फ्यूज हुए 2 पोलर न्यूक्लिया, यानी कि और इससे जो बना न्यूक्लियस उसको आपने नाम दिया PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। नाउ सी दिस केयरफुली, मेल गैमेट है हैप्लॉइड यानी n, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो दोनों है n और n, यानी कितना हो गया 2n। तो जब 2n और n कंबाइन होंगे तो बनेगा 3n, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ऑलवेज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। और अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप होकर बनाएगा एंडोस्पर्म। This primary endosperm nucleus will develop into endosperm. Now, because in this process there is fusion of 3 nuclei, 2 polar nuclei and a male gamete. That's why this
particular process is called as triple fusion. Fusion of 3 nuclei is triple fusion. अब एक तरफ माइक्रोपाइल एंड की तरफ बना है एम्ब्रियो और सेंट्रल सेल में बना है एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म बनता है टू फीड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। नाउ सी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अगर ट्रिप्लॉइड है तो उसके डेवलपमेंट से जो एंडोस्पर्म बन रहा है वो भी कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड। तो उसी फिगर को हम लोग आगे अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये फिगर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि एक तरफ तो हमने बना दिया जाइगोट जो कि डिप्लॉइड जाइगोट बना, वो एग सेल और मेल गैमेट के फ्यूजन से, और एक तरफ मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लिया के फ्यूजन से बना एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म होगा हमेशा ट्रिप्लॉइड। नाउ यहां पर देखो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। सी पोलर न्यूक्लियाई किसका पार्ट है, एम्ब्रियो सैक का यानी फीमेल। मेल गैमेट मेल गैमेट यहाँ पर मेल, और एक्सेल किसका पार्ट है, फीमेल का, तो फीमेल। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि 2 फीमेल के सेल्स और न्यूक्लियाई और 2 मेल गैमेट, तो फ्यूजन जो हुआ ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी, यानी फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। एक बार सिनगैमी हुई जो कि फर्टिलाइजेशन है, और एक बार ट्रिपल फ्यूजन हुआ वो भी फर्टिलाइजेशन है। इसलिए हम इस प्रोसीजर को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन 2 बार होना। एंड दिस डबल फर्टिलाइजेशन दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स। केवल एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है। आगे मूव करते हैं। एनसीईआरटी का एक पिक्चर है जो मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं, यहाँ पे भी वापस डिस्कस करूंगा कि इस पिक्चर में एक्चुअल में एनसीईआरटी ने शो क्या किया है। बिकॉज एनसीईआरटी की पिक्चर्स काफी अच्छे डिटेल्स में है, बट हम लोग उनको इतना डिटेल में स्टडी नहीं करते, तो मैं यहाँ पे आपको पिक्चर वापस दिखाना चाहता हूँ। देखो 2 मेल गैमेट शो किए इन्होंने यहाँ पे, ये पहला और ये दूसरा। ये वाला मेल गैमेट पोलर न्यूक्लिया की तरफ बढ़ रहा है, तो ये मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लिया की तरफ बढ़ेगा तो इसके साथ में फ्यूजन करके बनाएगा एंडोस्पर्म, और ये वाला मेल गैमेट बढ़ रहा है टुवर्ड्स द एग सेल, और इन दोनों के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट। तो ये इस पिक्चर में शो किया गया है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जब गैमेट्स मूव कर चुके हैं तो यहाँ पर देखो ये जो आपको सिनर्जिड्स दिख रहा है ये डीजनरेट हो रहा है। अब ये कंप्लीटली डीजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो डीजनरेटिंग सिनर्जिड ही रास्ता देता है मेल गैमेट्स के मूवमेंट के लिए। अभी एनसीईआरटी का एक पिक्चर है जो फर्टिलाइजेशन के बाद का पिक्चर है कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में ये पिक्चर कैसा दिखाई देता है, तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखो शुरुआत करूंगा मैं, ये अपने को पता है दिस इज द सेंट्रल सेल जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, दिस इज द सेंट्रल सेल। इस तरफ यहाँ पर these two cells are degenerating synergids, यानी दोनों synergids हैं जो degenerate हो रहे हैं, बिकॉज जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है तो ये डीजनरेट हो रहे हैं। एंड ऑब्वियसली 2 सिनर्जिड्स के बीच में जो स्ट्रक्चर बना है ये बना है जाइगोट, जो कि होगा एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। सेंट्रल सेल में ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है, ऑब्वियसली ये जो न्यूक्लियस है ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN, जो कि होगा ट्रिप्लॉइड। और यही सेंट्रल सेल फर्टिलाइजेशन के बाद में अब कहलाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के न्यूक्लियस को ही कहा गया है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और सबसे लास्ट एंड पे ये जो दिख रहे हैं आपको, ये डीजनरेट होते हुए एंटीपोडल सेल्स है, यानी एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड्स दोनों ही फर्टिलाइजेशन के बाद में डीजनरेट हो जाएंगे। और ऑब्वियसली बात है जिस तरफ जाइगोट बना है वो हमेशा एंड कैसा होगा, माइक्रोपाइल वाला एंड, या फिर ऐसे याद नहीं रहता तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि एंटीपोडल्स हमेशा चेलेजा एंड की तरफ प्रेजेंट रहता है। एंडोस्पर्म का फंक्शन जैसा मैंने डिस्कस किया कि इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल रहता है एंडोस्पर्म के सेल में, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। इस चैप्टर की जब हमने शुरुआत की तब हमने कहा एक होता है फर्टिलाइजेशन के पहले जितने भी इवेंट्स होते हैं वो होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट्स कहलाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट का ट्रांसपोर्ट, ये सब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। फिर आज हमने डिस्कस किया अबाउट फर्टिलाइजेशन। अब हम डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन के बाद अब ये एंडोस्पर्म का होगा डेवलपमेंट। उसके बाद में जिस तरह से एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है वैसे ही जाइगोट का भी डेवलपमेंट होगा।
जायगोट का डेवलपमेंट के बाद में ओव्यूल मैच्योर होकर किसमें कन्वर्ट होगा, सीड में, और ओवरी मैच्योर होकर कन्वर्ट होगी फ्रूट में। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनाता है और ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। इनफैक्ट इस वीडियो में हम लोग केवल एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट और जायगोट का डेवलपमेंट की स्टडी करेंगे और केवल एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही हम डिस्कस करेंगे। इससे ज्यादा डिटेल में हम इसको डिस्कस फिलहाल यहाँ पर नहीं करने वाले, बिकॉज आवर मोटो इज टू कंप्लीट एनसीईआरटी फर्स्ट। तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म की हम लोग बात करते हैं। देखो, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पहले क्या बनेगा, एंडोस्पर्म या एम्ब्रियो, तो आपका आंसर होगा कि पहले हमेशा एंडोस्पर्म बनेगा। और ये ऐसा इसलिए होगा ताकि हम श्योरिटी दे सकें कि अगर एम्ब्रियो बना तो हम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज टू अश्योर न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। अब आप समझो, जायगोट का डेवलपमेंट पहले हो जाए और किसी रीजन से एंडोस्पर्म डेवलप नहीं हो पाए, तो वो जो जायगोट का डेवलपमेंट होगा वो भी अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज उसके लिए वो न्यूट्रिशन कहां से लेके आएगा। इसलिए पहले एंडोस्पर्म को डेवलप किया जाता है, उसके बाद में जायगोट जो है फर्दर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो पहले हम लोग एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखो, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट इज बाय सम डिफरेंट मैकेनिज्म्स, बट हम लोग जो यहाँ पे मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं वो प्योरली एनसीईआरटी वाला मैकेनिज्म ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और यही मैकेनिज्म सबसे ज्यादा कॉमनली प्लांट्स में होता है। देयर आर सम अदर मैकेनिज्म्स, मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट केवल एनसीईआरटी वाले मैकेनिज्म्स ही यहाँ पर स्टडी करेंगे। हमने थोड़ी देर पहले ट्रिपल फ्यूजन किया था और ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में सबसे पहले होता है न्यूक्लियर डिविजन, यानी बहुत सारे न्यूक्लियर डिविजन होंगे। बहुत सारे न्यूक्लियर डिविजन से बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो अब आप ऐसा समझ लो कि एक सेल है और उस सेल के अंदर बहुत सारे फ्रीली न्यूक्लियस प्लेस्ड है। ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में सी दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है और इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सबसे पहले सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स करता है। सक्सेसिव का मतलब क्या हो गया, एक के बाद एक, यानी बहुत सारे न्यूक्लियर डिविजन्स। देखो यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन हुआ और यहाँ पर 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, फिर और बहुत सारे न्यूक्लियस डिवीजन होंगे और बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अब तक हमने केवल न्यूक्लियर डिवीजन किए। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि कुछ न्यूक्लियाई के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे आप इस पिक्चर में देखो, ये सारे न्यूक्लियाई थे, ये सभी न्यूक्लियाई है। इन सभी न्यूक्लियाई के चारों तरफ क्या हो गए, सेल वॉल डिपॉजिट हो गई और बहुत सारे मल्टी सेलुलर यानी कि सेल्स यहाँ पर बन गए, जबकि सेंटर में बहुत सारे सेल्स अभी भी बिना सेल वॉल के लाए कर रहे हैं। यानी इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट है और बहुत सारे सेल्स विद न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट है। और अब ये जो एंडोस्पर्म है ये बन गया एक तरह से सेल्यूलर एंडोस्पर्म, यानी इस एंडोस्पर्म को आप बोल सकते हो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि इसमें केवल एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट है, तो ये तुम्हारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और जब कुछ न्यूक्लियर के चारों तरफ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो गया सेल्यूलर एंडोस्पर्म में। और इसमें एंडोस्पर्म का कौन सा पार्ट सेल्यूलर है, वो जो आपको पेरिफ्री पे जितने भी सेल्स दिख रहे हैं, पेरिफ्री पे जितने भी न्यूक्लियाई है ये सेल्यूलर है, बाकी अंदर की तरफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट होते हैं जो हम लोग डिटेल में दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया है। फिलहाल हम लोग केवल एनसीईआरटी डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। अब आपके सामने ये बहुत कॉमन चीज आप सब जानते हैं, ये एक कोकोनट है। इस कोकोनट में जो बीच में प्रेजेंट होता है वो है अपना कोकोनट वाटर। तो अगर मैं कोकोनट वाटर की बात करूं तो कोकोनट वाटर इज एक्चुअली फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोकोनट वाटर जो हम लोग ड्रिंक करते हैं वो एक्चुअल में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है उस कोकोनट का। और आपको उस वाटर के चारों तरफ ये जो व्हाइट कलर की लेयर दिख रही है, दिस लेयर, जिसको जो जनरली एडिबल होती है, हम इसी को खाते हैं और कई बार हम इसको एक्चुअल में भगवान के प्रसाद की तरह खाते हैं, इसको हम चढ़ाते हैं भगवान को। तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं कर्नल, एंड दिस कर्नल इज एक्चुअली योर सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो जैसा कि इस पिक्चर में मैंने आपको दिखा रखा है कि
पेरिफ्री में ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में पेरिफ्री में तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म और बीच में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तो कुछ इस तरह का एग्जैक्ट पिक्चर आपको कोकोनट में देखने को मिलेगा, जिसमें कोकोनट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड द व्हाइट कर्नल इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म, एंड दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन नीट। दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो आपको ये चीज फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोस्पर्म के फेट की। देखो एंडोस्पर्म कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो कंप्लीट एंडोस्पर्म यूज हो जाता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो वो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेगा। लेकिन कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि कंप्लीट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी कुछ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म परसिस्ट कर जाता है, वो यहाँ पे आपको मेच्योर सीड में भी वो हमेशा देखने को मिलेगा। तो ऐसे सीड्स जिनमें डेवलपमेंट के बाद में एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है बिल्कुल भी, उसको आप कहते हो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। नॉन क्यों यूज कर लिया? बिकॉज इसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, और जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है उसको आप कहते हो एल्ब्यूमिनस सीड्स। ये वो सीड्स है जिनमें मैच्योरेशन के बाद भी, पूरे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी एंडोस्पर्म पीछे बच जाएगा। तो इनके एग्जाम्पल्स बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करने हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में पी, ग्राउंडनट और बीन्स, ये 3 एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं नॉन एल्ब्यूमिनस में। और एल्ब्यूमिनस में आपको याद करना है बार्ली, कैस्टर, कोकोनट, मेज, व्हीट और राइस। एक्चुअल में एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल में बार्ली, कैस्टर और कोकोनट तो लिख दिया, फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है उसी टेक्स्ट में कि आपको क्या लगता है कि सीरियल्स जैसे कि मेज, व्हीट और राइस, इनमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है या नहीं करता। तो बिकॉज एनसीईआरटी ने चलाकर वो क्वेश्चन पूछा है, तो आपको इनके तीनों के एग्जांपल्स याद करना बेहतर रहेगा। और बिलीव मी, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली नीट एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये एग्जांपल्स सबसे पहले याद कर लें। तो ये था अपना कंप्लीट एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। नेक्स्ट अब मैं बात कर रहा हूं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की। ठीक है, अब देखो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी ने एम्ब्रियो डेवलपमेंट को कुछ ज्यादा खास डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। नाउ वी ऑल नो एम्ब्रियो किस तरफ डेवलप होगा? एम्ब्रियो डेवलप होगा हमेशा माइक्रोपाइल एंड की तरफ, बिकॉज एग सेल उसी तरफ प्रेजेंट था, तो जाइगोट वहीं बनेगा, जाइगोट वहीं बनेगा, तो एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट उसी तरफ होगा। Most zygotes divide only after certain amount of endosperm is formed। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि एक पहले एंडोस्पर्म का ही डेवलपमेंट होगा, और एक बार एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया तो दिस विल मेक श्योर कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द zygotes तभी डिवाइड होना चालू करते हैं जब कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म बन गया। Early stages of embryo development are similar in both monocots and dicots। Now listen to this। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो है मोनोकॉट यानी कि एक कोटाइलिडन, और डाइकॉट्स यानी कि 2 कोटाइलिडन, यानी कोटाइलिडन्स का। मोनोकॉट में एक कोटाइलिडन है और डाइकॉट्स में 2 कोटाइलिडन्स है। कोटाइलिडन्स आर अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, कोटाइलिडन्स आर अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। तो फाइनली अगर हम बात करें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की एंड स्टेज की, तो मोनोकॉट में एक कोटाइलिडन, डाइकॉट में 2, यानी कि जो उनका लास्ट का जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल अलग रहेगा। लेकिन जो इनिशियल स्टेजेस की बात करें वो कॉमन रहती है, चाहे वो मोनोकॉट्स हो या डाइकॉट्स हो। तो द अर्ली स्टेजेस जो हैं मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में एम्ब्रियोजेनी यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की वो सिमिलर है, और वो एनसीईआरटी ने पिक्चर उसका क्लियर किया है। सी दिस इज अ सिंगल जाइगोट, ये एक सिंगल जाइगोट और ये उस जाइगोट का न्यूक्लियस। हम सबसे पहले इसमें करते हैं एक माइटोटिक डिवीजन, और उस माइटोटिक डिवीजन से अच्छे से देखो आप, 2 अनइक्वल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ और इनके बीच में सेल वॉल भी प्रेजेंट है। आई मीन 2 अनइक्वल सेल्स का फॉर्मेशन हो गया फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद में। नाउ और ज्यादा डिविजन्स होंगे, और ज्यादा माइटोटिक डिविजन्स होंगे, और मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और इस तरह का जो स्ट्रक्चर बन के आया उसको आप कहते हो प्रो एम्ब्रियो। मैं यहाँ पर जितने भी एनसीईआरटी के डायग्राम्स है उनका बेसिकली डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रो एम्ब्रियो में क्या होगा? बेसिकली आपको बहुत सारे सेल्स देखने को मिलेंगे, कुछ इसी तरह से एक के ऊपर एक। अब धीरे धीरे जब ये प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया तो उसके बाद में ये प्रो एम्ब्रियो शेप ले लेगा लाइक अ ग्लोब, तो इसको आप कहोगे ग्लोबुलर एम्ब्रियो। देखो दिस इज ग्लोब एम्ब्रियो, दिस इज एम्ब्रियो, केवल यही एम्ब्रियो है, इसके ऊपर वाला पोर्शन एम्ब्रियो नहीं है, दिस इज नॉट एम्ब्रियो।
मतलब बेसिकली एम्ब्रियो नहीं है का मतलब ये नहीं है कि एम्ब्रियो का पार्ट नहीं है, ये कंप्लीट एम्ब्रियो का ही पार्ट है, लेकिन एक्चुअल में ये जो है किसी तरह का जो एम्ब्रियो बनेगा, जो प्लांट बनेगा, उस प्लांट का पार्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। इसको देखो बेसिकली हम कहते हैं सस्पेंसर। ये जो है ना कंप्लीट, दिस इज कॉल्ड एज सस्पेंसर। सस्पेंसर का काम क्या होता है बेसिकली वो समझते हैं। देखो हालांकि एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बात नहीं की है। जो अपना एक्चुअल एम्ब्रियो वाला पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। इससे ही सारे प्लांट के पार्ट्स डेवलप होंगे। ये पार्ट कहलाता है सस्पेंसर। और सस्पेंसर का काम क्या होता है बेसिकली, सस्पेंसर क्या करता है, सस्पेंसर इस एम्ब्रियो को पुश करता है टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म। इसको ऐसे समझ लो आप, ये देखो ये सेंट्रल सेल हो गया, इस सेंट्रल सेल में यहाँ पर एम्ब्रियो प्रेजेंट है और ये एंडोस्पर्म का न्यूक्लिया है। ठीक है, ये कंप्लीट एंडोस्पर्म डेवलप हो गया। यहाँ पर ये समझो, यहाँ पर एंडोस्पर्म डेवलप हो रखा है यहाँ पर ये पूरा। ठीक है, तो सस्पेंसर इस एम्ब्रियो को, ध्यान से देखना, सस्पेंसर इस एम्ब्रियो को पुश करता है टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म ताकि ये इससे न्यूट्रिशन डिराइव कर सके। इसलिए हमने इसका नाम भी क्या है, सस्पेंसर रखा। सस्पेंसर मतलब जो लटका के रखेगा, तो सस्पेंड करके रखेगा उस एम्ब्रियो को टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म ताकि वो वहां से न्यूट्रिशन ले सके। नाउ बिकॉज इन दिस केस दिस इज द एक्चुअल एम्ब्रियो जो ग्लोब जैसा दिखाई देता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। नाउ आफ्टर सर्टेन टाइम जब डेवलपमेंट और आगे बढ़ता है तो ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो एक हार्ट जैसा अपीयर होता है, इसलिए अब इस एम्ब्रियो को आप कहते हो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ये देखो यहाँ पर, दिस इज दी हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और अब धीरे धीरे जो एम्ब्रियो है उसका साइज बढ़ता जा रहा है और सस्पेंसर का साइज छोटा होता जा रहा है। ठीक है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो फिर अल्टीमेटली लास्ट में जाकर एक मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। अब इस मैच्योर एम्ब्रियो को देखो, यहाँ पर इस मैच्योर एम्ब्रियो में हमने दो कोटाइलिडन शो कर रखा है, ये पहला कोटाइलिडन और ये दूसरा कोटाइलिडन। मतलब इसमें कितने कोटाइलिडन्स हैं, दो। तो ये जो पूरा पिक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर, ये डेवलपमेंट शो कर रहा है एम्ब्रियो का इन डाइकोट्स। तो आई होप कंसेप्ट क्लियर है आपको। सीक्वेंस एग्जाम में पूछा गया है कि क्या सीक्वेंस रहता है, तो सीक्वेंस है जाइगोट, जाइगोट से बनेगा प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो से हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और अल्टीमेटली बनेगा एक मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये सीक्वेंस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो की। अब बिल्कुल सही बात है, जिस एम्ब्रियो में दो कोटालिडन होंगे डाइकोट और जिसमें एक होगा वो मोनोकोट एम्ब्रियो। तो एक बेसिक जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ कोटालिडन्स का है। बाकी जो टर्मिनोलॉजी है दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। शुरुआत करता हूं मैं। देखो एम्ब्रियो में बेसिकली दो चीजें होंगी, बिकॉज यहाँ पर आप बात करो डाइकोट एम्ब्रियो की, तो एक तो डाइकोट एम्ब्रियो में प्रेजेंट होंगे दो कोटालिडन्स, या फिर आप ऐसा कह सकते हो, यहाँ पर देखो एक बार, एम्ब्रियो में बेसिकली दो चीजें प्रेजेंट होती है। एक होता है कोटाइलिडन जो कि उसका रिजर्व फूड है, और एक होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी वो एक्चुअल एम्ब्रियो जहां से नए प्लांट का डेवलपमेंट होगा वो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ना कि कोटाइलिडन। कोटाइलिडन केवल न्यूट्रिशन का काम करता है। डाइकोट एम्ब्रियो, तो डाइकोट एम्ब्रियो में दो कोटाइलिडन्स होंगे और उसके अलावा प्रेजेंट होगा एक एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब ये आपके सामने पिक्चर है एक डाइकोट एम्ब्रियो को। Now listen to this carefully. This part. This is embryonal axis. This is complete embryonal axis. और ये जो साइड में आपको दिख रहे हैं दो एक्सटेंशंस, these are कोटालिडन्स। तो ये दो कोटालिडन्स है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये एक कोटालिडन हो गया और ये दूसरा कोटालिडन हो गया। तो दो कोटालिडन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब मैं आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस के पार्ट समझा रहा हूँ। एम्ब्रियोनल एक्सिस के पार्ट देखना, देखो यहाँ पर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है जैसा मैंने आपको शो किया, दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को आप ध्यान से समझो। देखो इस पार्ट से यहां से देखना, एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये वाला जो पोर्शन है ना, यहां से कोटाइलिडन का ओरिजिन हुआ है। ये जो पार्ट है यहां से कोटाइलिडन का ओरिजिन हुआ है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कोटाइलिडन के ओरिजिन वाले पॉइंट से नीचे है, उसको आप कहते हो हाइपोकोटाइल। मैं आप इसको ऐसे समझ लो कि इस पोर्शन की बात कर लेता हूं। ठीक है, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज, इसके नीचे वाला पोर्शन इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल। हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो मींस बिलो और कोटाइल मींस कोटाइलिडन, यानी कोटाइलिडन के नीचे वाला पोर्शन। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो कोटाइलिडन के लेवल के
नीचे प्रेजेंट है, दिस इज हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल का ऑपोजिट रहता है एपिकोटाइल, जो कि इस लेवल के ऊपर वाला पोर्शन होगा। दिस इज एपिकोटाइल। नाउ हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल भी बता देता हूं आपको। एपी मतलब होता है अबव, तो अबव कोटाइलिडन इज एपिकोटाइल एंड बिलो कोटाइलिडन इज हाइपोकोटाइल। डिफाइन करोगे एनसीईआरटी की लैंग्वेज में, तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि हाइपोकोटाइल इज दैट पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस व्हिच इज बिलो द लेवल ऑफ कोटाइलिडन्स एंड एपिकोटाइल इज दैट पार्ट व्हिच इज अबव द लेवल ऑफ कोटाइलिडन्स। हाइपोकोटाइल का टर्मिनल पार्ट यानी सबसे लास्ट पार्ट जो है वो कहलाता है रेडिकल। द लास्ट पार्ट ऑफ हाइपोकोटाइल इज कॉल्ड एज रेडिकल एंड रेडिकल से हमें सबको पता है रूट का डेवलपमेंट होता है। हम लोग लोअर क्लासेस से पढ़ते जा रहे हैं कि रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होता है और रूट के पॉइंट वाले पोर्शन पे यानी टर्मिनल पोर्शन पे प्रेजेंट होती है हमेशा एक रूट कैप। और जैसा हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ा कि रूट कैप प्रोटेक्ट करता है रूट को। सिमिलरली जैसे हाइपोकोटाइल का टर्मिनल पार्ट इज कॉल्ड एज रेडिकल, उसी तरह से एपिकोटाइल जो है, एपिकोटाइल का टर्मिनल पार्ट इज कॉल्ड एज प्लूम्यूल। तो दिस इज प्लूम्यूल, यहाँ वाला पोर्शन, एंड दिस प्लूम्यूल से डेवलप होता है शूट। तो प्लूम्यूल लीड्स टू शूट डेवलपमेंट, रेडिकल लीड्स टू रूट डेवलपमेंट। तो बेसिकली एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो पार्ट, कोटाइलिडन के लेवल के ऊपर है तो आप उसे कहते हो एपिकोटाइल, और कोटाइलिडन के लेवल के नीचे हुआ तो हम उसे कहते हैं हाइपोकोटाइल। दिस इज द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटाइलिडन एंड हाइपोकोटाइल जस्ट उसके लेवल का नीचे वाला। एपिकोटाइल का टर्मिनल पार्ट कहलाता है प्लूम्यूल या फिर स्टेम टिप, और इससे डेवलप होता है शूट सिस्टम। हाइपोकोटाइल का टर्मिनल पार्ट कहलाता है रेडिकल या रूट टिप, और इससे डेवलप होता है रूट सिस्टम, और रूट इज कवर्ड बाय अ रूट कैप। तो दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोट एम्ब्रियो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो की। मोनोकोट एम्ब्रियो में जैसा नाम बता रहा है कि केवल एक सिंगल कोटाइलिडन प्रेजेंट होगा, बाकी सब कुछ स्ट्रक्चर सेम रहेंगे, एपिकोटाइल भी होगा, हाइपोकोटाइल भी होगा, बट इसमें कोटाइलिडन एक रहेगा। और ये जो बेसिकली ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये ग्रास फैमिली का जो है ये एम्ब्रियो है। इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो जो स्कुटलम है, दिस इज स्कुटलम। बेसिकली व्हाट इज स्कुटलम? ग्रास फैमिली में जो एक सिंगल कोटाइलिडन होता है उसको नाम दिया गया स्कुटलम। इट इज द कोटाइलिडन प्रेजेंट इन द ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली बिलोंग्स टू मोनोकॉट्स, तो इसमें एक सिंगल मोनोकॉट है स्कुटलम, जो आप देखो किस तरह से एक अलग ही साइड में पूरे एम्ब्रियोनल एक्सिस से साइड में प्रेजेंट है ये स्कुटलम या कोटाइलिडन। नाउ ये अगर दिस इज द स्कुटलम वाला पार्ट, इसके ऊपर वाला। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस बाकी जो भी है स्कुटलम के अलावा पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, ये देखो यहाँ पर, ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और ये इस लेवल से चालू हुआ है यहाँ पर कोटाइलिडन। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो इस लेवल से ऊपर है यानी कोटाइलिडन के लेवल के ऊपर है, यानी दिस पोर्शन, ये कहलाएगा एपिकोटाइल, और नीचे वाला पोर्शन पूरा कहलाएगा हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल का जो टर्मिनल पार्ट होगा उसे डेवलप होगा शूट, इसलिए यहाँ पर लिखा है शूट एपेक्स। और यहाँ पर शूट एपेक्स के आसपास आपको लीफ प्राइमोडियम भी देखने को मिलेगा। लीफ प्राइमोडियम मतलब क्या हो गया? प्राइमोडियम बेसिकली एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है वेरी इनिशियल पार्ट या वेरी इनिशियल स्ट्रक्चर, यानी ये लीफ का वेरी इनिशियल स्ट्रक्चर है और फ्यूचर में यहाँ से लीफ का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो शूट का एपेक्स दिख रहा है आपको यहाँ पर और उसके आसपास जो लीफ प्राइमोडियम है, दिस इज कंप्लीटली कवर्ड बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, जो शूट एपेक्स को और उसके साथ साथ कुछ लीफ प्राइमोडिया को कवर कर रहा है, उसे नाम दिया गया है कोलियोप्टाइल। अब हम चलते हैं हाइपोकोटाइल की बात करें तो हाइपोकोटाइल में टर्मिनल पोर्शन इज कॉल्ड एज रेडिकल, जो यहाँ पे दिख रहा है। रेडिकल के ऊपर हमेशा की तरह प्रेजेंट होगा एक रूट कैप, जो यहाँ पे दिख रहा होगा, और रेडिकल और रूट कैप इन दोनों को चारों तरफ जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा। आप ऐसा समझ सकते हो कि कोलियोराइजा एक एनवलप है, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है, और इस शीट के अंदर प्रेजेंट है रेडिकल और रूट कैप। सिमिलरली कोलियोप्टाइल एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रेजेंट है शूट एपेक्स और लीफ प्राइमोडियम। ये सब कुछ प्रेजेंट होता है मोनोकोट एम्ब्रियो में, यानी एक सिंगल कोटाइलिडन, और ग्रास फैमिली में सिंगल कोटाइलिडन को नाम दिया गया है स्कुटलम।
एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करो तो अगेन वही सेम रहेगा, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, जो कोटाइलिडन के लेवल के ऊपर है, एपिकोटाइल जो नीचे है वो हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल का टर्मिनल पोर्शन इज प्लूम्यूल और स्टेम टिप, और हाइपोकोटाइल का जो टर्मिनल पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज रेडिकल और रूट टिप, और इसको सराउंड करती है, कवर करती है रूट कैप। यहाँ पे दोनों आइटम्स है, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। तो कोलियोराइजा हमने किसको कहा? कोलियोराइजा बेसिकली एक अनडिफरेंशिएटेड शीट है जो एंक्लोज करती है रेडिकल और रूट कैप को, और इसी तरह से कोलियोप्टाइल, और ये कोलियोप्टाइल जो है एक हॉलो फोलियार स्ट्रक्चर, हॉलो मतलब जो अंदर से हॉलो होता है, फोलियार मतलब हो गया लीफ लाइक, तो ये एक हॉलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो एंक्लोज करता है शूट एपेक्स को और लीफ प्राइमोर्डिया को। अब हम ये सोच रहे होंगे कि सर हम कंफ्यूज हो जाए कि कोलियोराइजा रूट को कवर करता है, स्टेम को कवर करता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो बायोलॉजी में जहां पे भी आपको राइजा वर्ड मिलेगा ना, तो राइजा का मतलब होता है रूट, चाहे वो माइकोराइजा हो, तो माइकोराइजा में भी आप देखो फंगस का एसोसिएशन होता है रूट के साथ में, या फिर आपने वर्ड सुना होगा राइजोइड्स। तो व्हाट आर राइजोइड्स? दीज आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स इन लोअर प्लांट्स। तो रिमेंबर दिस वर्ड राइजा और राइजो, that means root. That's it for today. Thank you very much for watching us, for connecting with us. Stay connected with us for more such informative videos. और next lecture में हम लोग इस chapter को complete कर देंगे जब हम discuss करेंगे about seed and apomixis and polyembryony. Thank you very much for connecting with us.